कुछ साल पहले की तो बात है, मतलब हर जगह सिर्फ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, फ्री ट्रेड और नए इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर की चर्चा हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि दुनिया एक बहुत ही शांतिपूर्ण ग्लोबलाइज्ड युग में जा रही है। बिल्कुल, और अचानक से वो पूरी तस्वीर भयानक तरीके से बदल गई। मतलब जिन रास्तों पे व्यापारिक जहाज मजे से चलते थे, वहाँ अचानक स्टेल्थ बॉम्बर्स मंडराने लगे। हाँ, और बंद कमरों में जहाँ ट्रेड एग्रीमेंट्स पर बात होती थी, वहाँ साइबर हमलों और मिसाइल स्ट्राइक्स की गूंज सुनाई देने लगी। और ये सब मिडिल ईस्ट में हुआ है। खासकर मार्च 2026 तक आते आते सब कुछ पलट गया। तो आज की इस गहन चर्चा का मिशन यही है कि हम इस अभूतपूर्व भू राजनीतिक और सैन्य बदलाव की गुत्थी को सुलझाएं। और इसके लिए हमारे पास सिर्फ हवाई बातें नहीं है, हमारे पास आधिकारिक दस्तावेजों का एक पूरा स्टैक है, जैसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और आईमैक की तुलना करने वाले रिसर्च पेपर्स, अब्राहम समझौते की रिपोर्ट और 2025 के इजरायली ईरान युद्ध पर यूके संसद की ब्रीफिंग। और वो डाउन टू अर्थ वाली रिपोर्ट भी तो है ना, जो सप्लाई चेन पर थी। हाँ बिल्कुल, और सबसे जरूरी CSIS की मार्च 2026 की लेटेस्ट रिपोर्ट। इन सबको मिलाकर जो कहानी बनती है ना, वो दिखाती है कि कैसे कंक्रीट के सड़कों से शुरू हुआ ये खेल सीधा डेटा सर्वर और मिसाइलों तक पहुंच गया। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले तो ऐसा लगता है कि 2026 का ये युद्ध रातों रात शुरू हो गया, लेकिन अगर हम इन दस्तावेजों को देखें तो नींव तो बहुत पहले रखी जा चुकी थी, है ना, व्यापार और इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए। सही कहा आपने। देखिए, मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स को समझने के लिए आपको रसद यानी लॉजिस्टिक्स को समझना होगा। चीन ने अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव या BRI शुरू किया, तो जवाब में पश्चिमी देशों ने आईमैक खड़ा कर दिया, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। बिल्कुल, और साथ ही अब्राहम समझौते और I2U2 के तहत एक नए फ्री ट्रेड एरिया की रूपरेखा भी बनी। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सब सिर्फ व्यापार के लिए नहीं था, ये पथ निर्भरता या जिसे हम पाथ डिपेंडेंस कहते हैं, उसका खेल था। पाथ डिपेंडेंस मतलब एक बार रास्ता बन गया तो आप उसी पर चलने को मजबूर हो जाते हैं। एकदम सटीक। कोई भी महाशक्ति दूसरे देश में अरबों डॉलर का बंदरगाह सिर्फ टोल टैक्स वसूलने के लिए नहीं बनाती। जब चीन कोई विशाल पोर्ट बनाता है तो क्रेन उनकी, सॉफ्टवेयर उनका, और उस सॉफ्टवेयर को मेंटेन करने वाले इंजीनियर भी उनके। हाँ, तो आप दशकों तक उनकी इकोनॉमी और एक हद तक उनकी विदेश नीति पर निर्भर हो जाते हैं। इसे ही पाथ डिपेंडेंस कहते हैं। ये तो मुझे इतिहास के उस पहलू की याद दिलाता है जैसे प्राचीन रोमनों ने किया था। जब वो सड़कें बनाते थे तो उनका नामकरण कर देते थे, एक तरह की ब्रांड पहचान बन जाती थी। जब आप उस पर चलते थे तो आपको पता होता था कि यह कंट्रोल किसका है। बहुत बढ़िया तुलना है ये। तो क्या हम कह सकते हैं कि आज के ये जो विशाल इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वो भी आधुनिक महाशक्तियों के मॉडर्न साम्राज्यवादी ब्रांड है? मैं पूरी तरह सहमत हूँ। ये कॉरिडोर शक्ति प्रदर्शन ही तो है। रैंड कॉर्पोरेशन का डेटा बताता है कि आईएमएफ और अब्राहम समझौते से करीब 4 मिलियन नई नौकरियां और $1 ट्रिलियन की आर्थिक गतिविधि पैदा होनी थी। पर इसका छिपा हुआ मकसद चीन की प्रेडेटरी ट्रेड प्रैक्टिस को रोकना था। जो सप्लाई चेन को कंट्रोल करेगा वही नियम तय करेगा। बिल्कुल। कोविड के बाद जब सबने रीशोरिंग या आपकी सप्लाई चेन सुरक्षित करने की बात की, तो मिडिल ईस्ट अचानक से सेंटर स्टेज पर आ गया। लेकिन अगर ये सब पश्चिमी देशों को एक साथ लाने के लिए था, तो फिर कूटनीतिक मोर्चे पर वो बड़ा उलटफेर कैसे हो गया? मतलब दशकों पुरानी दुश्मनी अचानक से दोस्ती में कैसे बदल गई? आप सऊदी अरब और ईरान के ऐतिहासिक समझौते की बात कर रही हैं। हाँ, यमन में वो इतने सालों से भयंकर प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे थे और फिर अचानक चीन की मध्यस्थता से सब शांत। सऊदी गठबंधन यमन से पीछे हटने लगा और उन्होंने तेल उत्पादन में भी कटौती कर दी, जिसका सीधा असर अमेरिकी उपभोक्ताओं और वहां की महंगाई पर पड़ा। अगर हम इसे व्यापक तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़ा भूचाल था। दशकों से नियम था कि अमेरिका सुरक्षा देगा और खाड़ी देश तेल की स्थिर सप्लाई देंगे। लेकिन सऊदी ईरान समझौते ने इस नियम को तोड़ दिया। हाँ, क्योंकि सऊदी अरब को लगने लगा था कि अमेरिका का ध्यान अब इंडो पैसिफिक यानी चीन की तरफ जा रहा है, तो वो अपनी सुरक्षा के लिए सिर्फ वॉशिंगटन के भरोसे नहीं बैठ सकते थे। उन्होंने एक मल्टीपोलर कूटनीति अपनाई। तो उन्होंने चीन को मध्यस्थ मान लिया, क्योंकि ईरान पर अगर कोई दबाव बना सकता था तो वो चीन ही था। लेकिन एक सवाल है मेरा। जी पूछिए। इस सब का असल मतलब क्या है?
क्या अमेरिका सच में मिडल ईस्ट से अपनी पकड़ खो रहा है या ये सिर्फ चीन को काउंटर करने के लिए इंडो पैसिफिक की तरफ मुड़ने की एक सोची समझी रणनीति है? देखिए, ये दुविधा बहुत जटिल है। अमेरिका अपने संसाधन वहां लगाना चाहता है जहां 21वीं सदी की सबसे बड़ी चुनौती है, यानी चीन। पर वो ये भी जानता है कि मिडिल ईस्ट को लावारिस छोड़ा तो वैश्विक ऊर्जा सप्लाई खतरे में पड़ जाएगी। इसीलिए उन्होंने अब्राहम समझौते को पुश किया था, ताकि क्षेत्रीय देश खुद अपनी सुरक्षा संभाल लें और अमेरिका को पुलिसमैन ना बनना पड़े। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। लेकिन सऊदी ने ईरान से समझौता करके पश्चिमी समीकरण को उलझा दिया। खैर, ये शांति सिर्फ कूटनीतिक थी। सऊदी और ईरान के बीच तो तनाव कम हुआ, पर इजराइल और ईरान के बीच की आग सुलगती रही। और यही आग जून 2025 में एक ज्वालामुखी बनकर फूटी। मैं जब यूके संसद की वो ब्रीफिंग पढ़ रही थी, सच में रोंगटे खड़े हो गए। 12 दिन का वो ऑपरेशन राइजिंग लायन की रिपोर्ट आ गई थी कि ईरान ने यूरेनियम का संवर्धन 60% तक कर लिया है और ब्रेकआउट टाइम लगभग 0 हो गया था। बिल्कुल। श्रोताओं के लिए बता दूं, ब्रेकआउट टाइम मतलब वो समय जो एक परमाणु बम बनाने का मटेरियल जुटाने में लगता है। इजराइल के लिए ये सीधा उनके अस्तित्व का सवाल था। वो इंतजार नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने प्रीएम्प्टिव यानी पहले ही हमले शुरू कर दिए, सीधे बमबारी। और फिर 21-22 जून को अमेरिका भी कूद पड़ा। मतलब B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स और वो भारी बंकर बस्टर बम नतान्ज और फोर्डो के अंडरग्राउंड ठिकानों पर गिराए गए। हाँ, और फिर 23 जून को युद्ध विराम भी हो गया। लेकिन इन सब में जो सबसे खतरनाक पहलू था ना, साइबर डायमेंशन। बिल्कुल। इससे एक बड़ा सवाल उठता है कि आजकल युद्ध लड़े कैसे जाते हैं। प्रेडेटरी स्पैरो जैसे हैकर समूहों ने ईरान के बैंक सिपाह के पूरे सिस्टम को ठप कर दिया। उनका सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज नोबिटेक्स हैक हो गया। करोड़ों डॉलर रातों रात गायब। और वो हॉर्मुज जलडमरू मध्य वाली घटना, GPS जैमिंग। जरा सोचिए, एक व्यस्त समुद्री रास्ते पर अचानक सब नेविगेशन सिस्टम बंद हो जाएं। इसे GPS स्पूफिंग कहते हैं। हजारों व्यापारिक जहाजों के सिस्टम अंधे हो गए। कप्तान को लग रहा है वो सेफ है, पर जहाज चट्टान की तरफ जा रहा है। एक संकरे रास्ते पर ये कितनी बड़ी तबाही ला सकता है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मतलब एक तरफ मिसाइलें चल रही हैं और दूसरी तरफ बिना एक भी गोली चलाए पूरा देश पंगु बन रहा है। ये साइबर हमले तो आधुनिक युग के अदृश्य तोपखाने जैसे हैं। बिल्कुल, अदृश्य तोपखाना। ये हाइब्रिड वॉरफेयर का परफेक्ट उदाहरण है। मकसद सिर्फ सिस्टम गिराना नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक खौफ पैदा करना था। बन गया है 100%। और ईरान ने भी पलटवार किया। उन्होंने इजराइल के हजारों सीसीटीवी कैमरे हैक कर लिए। आप तेल अवीव में गाड़ी चला रहे हैं और अचानक बिलबोर्ड्स पर ईरानी प्रोपेगेंडा चलने लगे। बाप रे। लेकिन इन सब के बीच दस्तावेजों में एक बहुत जरूरी बात है। दोनों पक्षों ने कुछ अघोषित लाल रेखाओं या टैसिट रेड लाइंस का पालन किया। अघोषित लाल रेखाएं? मतलब इस पागलों वाले युद्ध में भी कुछ नियम माने जा रहे थे। हाँ, उन्होंने अस्पतालों के लाइफ सपोर्ट या नागरिक जलापूर्ति वाले पावर ग्रिड्स पर घातक साइबर हमले नहीं किए। एक मौन सहमति थी कि पूर्ण तबाही से बचना है। वाह, तो 25 का वो युद्ध विराम एक राहत की सांस लगा था सबको। पर दस्तावेजों की क्रोनोलॉजी बताती है कि वो सिर्फ तूफान से पहले की डरावनी शांति थी। बिल्कुल। और अब हम मार्च 2026 के उस दौर में आ रहे हैं जिसने सब कुछ बदल दिया। और यहाँ मैं साफ कर दूं, इन घटनाओं पर बात करते हुए हमारा मकसद बिल्कुल तटस्थ रहना है। हम सिर्फ CSIS और बाकी रिपोर्ट्स के तथ्यों का विश्लेषण कर रहे हैं, किसी पक्ष का समर्थन या आलोचना नहीं कर रहे हैं। ये स्पष्टता बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्च 26 में जो हुआ वो कोई आम सैन्य कार्रवाई नहीं थी। इस बार अमेरिका और इजराइल का मकसद स्पष्ट था, शासन परिवर्तन यानी रेजिम चेंज। सीधे लीडरशिप पर हमला, और इसी में आयतुल्लाह अली खामेनी की मौत हो गई। हाँ, और इसके बाद कोई लाल रेखाएं नहीं बची। ईरान का पलटवार भयंकर था। उन्होंने सिर्फ इजराइल या अमेरिकी बेस को निशाना नहीं बनाया, बल्कि 8 अलग-अलग अरब देशों पर भारी हमले किए। UAE, बहरीन, ओमान सब चपेट में आ गए। दुबई और दोहा के एयरपोर्ट्स बंद हो गए। और सबसे बड़ा वार, उन्होंने हॉर्मुज जलडमरू मध्य को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। यही सबसे बड़ा गेम चेंजर था। हॉर्मुज ब्लॉक होने का मतलब है दुनिया के 20% तेल व्यापार का रुक जाना। डाउन टू अर्थ के लेख में इसे चोक पॉइंट विफलता कहा गया है। चोक पॉइंट फेलियर। हाँ, वैश्विक सप्लाई चेन एक तनी हुई डोरी की तरह है और हॉर्मुज उसका एक अहम जंक्शन है। जब वो बंद होता है तो सिर्फ मिडिल ईस्ट में असर नहीं होता,
रातों रात पूरी दुनिया में महंगाई आसमान छूने लगती है। ये तो ऐसा है जैसे दुनिया की अर्थव्यवस्था रूपी शरीर को एक ग्लोबल हार्ट अटैक आ गया हो। हॉर्मोज वो सबसे जरूरी नस है और उसके ब्लॉक होते ही पूरी इकोनॉमी तड़पने लगती है। बहुत सही एनालॉजी है। आप कहीं भी रहते हो, आपके पेट्रोल का बिल या किराने का सामान इस बात पर निर्भर है कि वो टैंकर सुरक्षित निकल रहे हैं या नहीं। दशकों तक सबने जस्ट इन टाइम डिलीवरी पर फोकस किया था ना, मतलब सब कुछ जल्दी और सस्ता चाहिए। पर इस तबाही के बाद क्या अब कंपनियों को दक्षता छोड़कर अपने लचीलेपन या रेजिलियंस पर ध्यान नहीं देना होगा? बिल्कुल देना होगा, और यही आज की सबसे बड़ी चुनौती है। जस्ट इन टाइम तभी काम करता है जब दुनिया में शांति हो। जब आप एक ही चोक पॉइंट पर निर्भर होते हैं तो एक संकट पूरी व्यवस्था ढा सकता है। इसीलिए अब अरबों डॉलर के वैकल्पिक रास्ते खोजे जा रहे हैं। और शायद ऊर्जा परिवर्तन मतलब रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना भी अब बहुत तेज हो जाएगा। बिल्कुल। कोई भी देश लंबे समय तक ऐसी भू राजनीतिक ब्लैकमेलिंग का शिकार नहीं होना चाहेगा। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये शुरू हुआ था BRI और IMXC जैसे व्यापार मार्गों की प्रतिस्पर्धा से। फिर हमने वो कूटनीतिक उलटफेर देखे जहां चीन की मदद से सऊदी ईरान साथ आए। हाँ। और फिर जून 25 का वो खतरनाक ऑपरेशन राइजिंग लायन जहां साइबर हमलों का अदृश्य तोपखाना चला, और अंत में मार्च 26 का वो रेजिम चेंज और हॉर्मुज का ब्लॉक होना जिसने पूरी दुनिया को एक ग्लोबल हार्ट अटैक दे दिया। और ये सब समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज युद्ध सिर्फ बॉर्डर पर नहीं होते। मिडिल ईस्ट में गिरी एक मिसाइल सीधा हमारी और आपकी नौकरी और पेट्रोल के बिल पर असर डालती है। बिल्कुल सही। व्यापार, कूटनीति और साइबर वॉर की ये बहुत ही जटिल तस्वीर है। लेकिन जाते जाते मैं एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ना चाहूंगी। जैसा कि हमने देखा, अब लड़ाई सिर्फ हॉर्मोज या स्वेज कैनाल जैसे भौतिक जलडमरू मध्य पर कब्जा करने की नहीं रही। ये फाइबर ऑप्टिक केबल्स और डेटा सर्वर के बारे में भी है। बहुत सही पॉइंट है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या भविष्य की असली महाशक्ति वो होगी जो समुद्रों और व्यापारिक रास्तों को कंट्रोल करेगी, या वो जो पूरी दुनिया के डिजिटल चोक पॉइंट्स और डेटा के प्रवाह पर अपना अदृश्य दबदबा बनाएगी? इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज की इस गहन चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। जुड़े रहिए और सीखते रहिए।